बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात कर लेते हैं कुछ म्यूजिक से मोहब्बत करने वालों की, और इसी तरह के कुछ लोग थे जर्मनी में भी, और उन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि खबरों की जीनत बन गया। बिल्कुल जी, 1353 जो वायलेंस थे उनको बजाकर बैक वक्त उन्होंने मौसीकी पैदा की, एक धुन बनाई, नया रिकॉर्ड भी बनाया। बिल्कुल इस अजीम शान मुजाहिरे में हर उम्र के अफराद बशमूल बुजुर्ग और बच्चों ने भरपूर जोश व खरोश से हिस्सा लिया है, और ये तमाम वायलिन लवर थे जिन्होंने वायलिन बजाकर एक नई धुन जो है वहाँ पर बजाई है। और बिल्कुल मौसीकी ताकत और यकजहती का शानदार मुजाहरा भी किया है, और वहाँ पे जो लोग थे शुरका थे वो झूम उठे। ये इज्तिमा एक नए रिकॉर्ड के साथ साथ मौसीकी के जरिए मोहब्बत, हम आहंगी और सकाफती यकजहती की खूबसूरत मिसाल भी बन गया। कुछ मनाजिर आप भी देखिए। मोहब्बत और यंगांगत की ये भरपूर एक मिसाल थी, जिस तरह से तमाम लोग, वो चाहे किसी भी उम्र के हों, उन्होंने एक साथ मिलकर बच्चे भी मौजूद हैं। बिल्कुल वो बताया तो जा रहा है कि हर उम्र के बुजुर्ग हों, जवान हों या बच्चे हों, सभी ने मिलकर एक ही जोशो खरोश के साथ वायलिन बजाया, और बहुत ही खूबसूरत धुन और एक मोहब्बत सी फिजा पैदा। म्यूजिक से मोहब्बत का इजहार भी इन्होंने खुल के किया, नया रिकॉर्ड भी बनाया। तो खूबसूरत मनाजिर आपने देखे। हम आगे बढ़ते हैं टॉप 5 स्टोरीज की तरफ, जिसमें सबसे पहले बात होगी गजा की। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंगबंदी पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है जिसकी तवक्को की जा रही थी, और गजा में एक हफ्ते के अंदर जंगबंदी के मुआहिदे तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। उसके बाद बात की जाएगी दौरा बांग्लादेश की तैयारी की। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम की ट्रेनिंग कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम कल ढाका रवाना होगी। तफसील से इस पर बात करेंगे, माहिरीन की राय भी ली जाएगी। और फिर बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की। हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है उन्होंने। गैलेप सर्वे के नतायज जारी हो गए हैं। क्या क्या शिकायत हैं, किससे वो ये शिकवे कर रहे हैं, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कितने मकबूल और कितने गैर मकबूल हो चुके हैं, इस पर तफसील से जायजा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे एलर्जीज क्या होती हैं, मामूली मसला या संगीन खतरा, कौन सी ग़िज़ाएं कौन सी एलर्जी का खतरा कम कर सकती हैं, इस पर माहिरीन की राय लेंगे और तफसील से इस पर बात की जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि बेटे की शादी कब करनी चाहिए, बेटे की शादी करने का मुनासिब वक्त और सही उम्र क्या है, इस पर माहिरीन की राय लेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं आज की अहम स्टोरी से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद का इजहार किया है कि गजा में एक हफ्ते के अंदर अंदर जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो उनकी मुलाकात हुई है नेतन्याहू से, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, वो सूदमंद साबित नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही पुरुमीद है डोनाल्ड ट्रंप, पुरुमीद है या फिर ये एक ढकोसला है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पुरुमीद है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो तमाम तर कोशिशों को सबूताज करके वापस लौट चुके हैं, और अभी तक जंगबंदी नहीं हुई है। गो कि हम देख रहे थे कि कतर में मुज़ाकरात भी चल रहे थे, इसके बावजूद भी जंगबंदी नहीं हो पाई है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बावजूद अभी तक जंगबंदी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हमजा रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। हमजा साहब, यकीनी तौर पर जंगबंदी के लिए पुरुमीद तो हैं, हम सारी दुनिया ही इस वक्त पुरुमीद है कि जल्द से जल्द जंगबंदी हो जाए। इस ख्वाहिश का इजहार तो सभी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और दावा इस बार फिर कर रहे हैं कि एक हफ्ता मजीद लग सकता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि नेतन्याहू जो है वो एक भरपूर तमाचा देकर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तमाम कोशिशों काविशों को सबूताज करके। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि 2 सीज फायर जो है वो उनको क्रेडिट था। एक तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो कशीदगी को कम करने में इन्होंने बहुत एक अहम किरदार अदा किया। उसके बाद ईरान और इसराइल वाला जो बात। पर अगर हम गाजा की ओवरऑल बात करें, देखिए सीज फायर के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल के ऊपर बैठना, उनके नुकात के ऊपर एक आप कह सकते हैं कि इत्तेफाक करना, वो बहुत हद तक जरूरी है। कोई भी सीज फायर गाजा के अंदर नहीं हो सकता जब तक उसकी जो गवर्निंग अथॉरिटी है, जो हमास की हुकूमत है, उसको ऑन बोर्ड अगर नहीं लिया जाएगा तो सीज फायर का ज्यादा कोई मानी उस सेंस में होगा नहीं। दूसरा ये है कि एक प्रॉब्लम चाइल्ड है जो इसराइल है, उन्होंने अभी तक जो कशीदगी है उसको कम नहीं की। हर दिन आपको मतलब जो है नंबर्स आ रहे हैं, कभी 50 लोगों की शहादत हो जाती है, कभी 100 लोगों की शहादत हो जाती है, कभी अस्पतालों को अटैक किया जा रहा है, कभी खवातीन, कभी बच्चों को। तो और दूसरा ये जो इसराइल की जो सेटलमेंट एंटरप्राइज है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हारे या बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जा रहे हैं यूएस टैक्स पेयर्स मनी, जब तक वो सेटलमेंट एंटरप्राइज को रोल बैक नहीं किया जाएगा तो सीज फायर का मटेरियलाइज होना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
डोनाल्ड ट्रंप जैसी जो मर्क्यूरियल किस्म की पर्सनालिटी होती है, जहाँ पे वो बातचीत एक तरफ एक बात करेंगे, उसके बाद कोई और बात करेंगे, एक हफ्ते मेरे हिसाब से ये चीज होने का ज्यादा इम्कानात नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमजा साहब, आपके ख्याल में क्या लग क्या रहा है कि नेतन्याहू का इरादा है क्या? क्योंकि सुपर पावर के कहने में अगर नेतन्याहू नहीं है तो फिर किसके दबाव पे, किसके कहने पे वो सीज फायर की तरफ रुजू करेंगे या रजामंद होंगे? क्योंकि जो पीस मेकर बनने के लिए, अमन का नोबेल इनाम हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें हैं, उसको बड़ी उसकी साख को नुकसान पहुंचा है, उनकी अपने इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप के इन मुज़ाकराती अमल के कोई नतीजा ना निकलने की वजह से। तो किसी चीज़ को खातिर में तो नहीं ला रहे नेतन्याहू? किसके कहने पर भी ये सीज फायर हो पाएगा? देखिए, अमेरिका का जो लेवरेज है ना इसराइल के ऊपर, वो उस तरह से अब रहा नहीं है जिस तरह से पहले था। ये बात सच है कि माशी तौर पे और मिलिटरीली तो अमेरिका हमेशा से इसराइल को सपोर्ट करता रहा। यहाँ तक कि जो अमेरिकी एड के बगैर या अमेरिकन CIA की ग्रीन लाइट के बगैर वो ईरान के ऊपर भी हमला नहीं कर सकते। पर अभी ये जो मामला है, जो सेटलमेंट एंटरप्राइज का है, जो जेनोसाइड का है, जो नस्लकुशी का है, नेतन्याहू का एजेंडा ही वही ग्रेटर इजराइल का और ज़ायनिज़्म के प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने के हवाले से गाजा में जो फलस्तीनी है उनकी नस्लकुशी करके उनको रिप्लेस किया जाए, और उनको जो है रिप्लेस किया जाए उर्दन के अंदर या मिस्र के अंदर। ये उनका मकसद है, और गाजा को वो एनेक्स करने की बात कर रहे हैं। और ये नेतन्याहू बहुत दफा बात कर भी चुके हैं। उनके जो फार राइट मिनिस्टर्स हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अभी मतलब जो है उनकी गवर्नमेंट से दूरी इख्तियार की, उसमें इस्मार बनवीर है, बजालत स्मूतरिच है, उन्होंने तो बात की कि गाजा को हमने एनेक्स करना है। डोनाल्ड ट्रंप का आर्ग्यूमेंट ये है कि गाजा को एज अ पार्टी ट्रीट करके, या गाजा की हुकूमत को एज अ पार्टी ट्रीट करने के बाद एक सीज फायर मटेरियलाइज हो जाए। तो इस वक्त ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो नेतन्याहू के अपने एजेंडे की है। वो ये चाहते हैं कि गाजा के अंदर सैकड़ों की तादाद में जब नस्लकुशी होगी, हम इसको एनेक्स कर लेंगे, उसके बाद सीज फायर की बातचीत होगी। पर वो बेसिकली एक लॉस्ट कॉज है, क्योंकि फलस्तीनी लीडरशिप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो क्यों माने? दुरुस्त कह रहे हैं आप हमजा साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि अब उस तरह से कहने में नहीं है। इजराइल जिस तरह से पहले से अमेरिका का एक तसल्लुत था इजराइल के ऊपर, अब अगर अमेरिका उनको हर तरह से माली इमदाद पहुंचाता है वहाँ पर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद इतना राइट नहीं रखता, या फिर इतनी ताकत और इतनी पावर नहीं रखता कि वो इजराइल को, उस ज़िद्दी बच्चे को रोक पाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुज़ाकरात से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी से हमकिनार होंगे और उसके बाद जो है वो पेशरफ्त होगी जंग बंदी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद नहीं हो पाई है। अब जो एक हफ्ते का टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब ले रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि नेतन्याहू तो अभी भी अपने उसी एजेंडे पर कायम है और वो ग्रेटर इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह से ये जंग बंदी करवा पाएंगे, या फिर जंग बंदी होती हुई नजर नहीं आ रही है? जंग बंदी इस वक्त होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर तो एक हफ्ते का टाइम चले, अगर हम हाइपोथेटिकल्स के अंदर चले जाते, उसके लिए कैजुअलिटी टोल का डिक्रीज होना जरूरी है। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस का रिट्रीट होना बहुत हद तक जरूरी है। जो 350 किलोमीटर का जो गाजा स्ट्रिप है, उसके अंदर जो इसराइल ने बेसिकली एक वायलेशन की है कि एज एन ऑक्यूपाइंग पावर आपने जाके जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर हम इजरायली लैंग्वेज को अगर हम उठा के देख लें, उसकी भी वो नफी कर रहे हैं। जब तक ये सारी कंडीशंस आप नहीं तैयार करेंगे तो सीज फायर कैसे मटेरियलाइज होगा? देखिए, ईरान और इजराइल का मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। ईरान एक बहुत बड़ा रीजनल पावर है। इजराइल को पहली दफा उनकी तारीख के अंदर तकरीबन 28 लोग उनकी सरजमीन के ऊपर मारे गए थे। इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि इजराइल है एक छोटा सा मुल्क, उसका जो ओवरऑल किलोमीटर के हवाले से आप देख लें, उनकी ज्योग्राफी देख लें, वहाँ पे एक परिंदे को भी कुछ हो जाता तल अवीव के अंदर तो हलचल मच जाती। तो इस वजह से वो कैजुअलिटी टोल और नेतन्याहू अपनी अनपॉपुलैरिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो चीज मटेरियलाइज हो। इस वजह से वो सीज फायर के ऊपर मारा। यही तो बात है हमने साहब, जब अमेरिका को इजराइल को बचाना था, कुशन देना था, तो ईरान पर डायरेक्टली अमेरिका ने हमला किया। और हमने भी देखा, और फिर उसका इजहार भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बारहा कर चुके हैं कि जो असलहा का इस्तेमाल किया गया या जिस पावर का इस्तेमाल किया गया ईरान के अगेंस्ट, और वो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, और यही जंग बंदी की वजह बनी। तो आज इजराइल को खामोश कराने के लिए अमेरिका वही हथियार या वही चीज़ इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इजराइल के अंदर जो बर्बरियत इजराइल की जानिब से गाजा के ऊपर की जा रही है, इसकी तो मिसाल कहीं नहीं मिलती है। तो ईरान को रोकने के लिए अगर कोशिश की जा रही थी अमेरिका की जानिब से डायरेक्टली, तो फिर आप इजराइल के लिए क्यों नहीं? देखिए, ईरान और गाजा के अगर आप ओवरऑल डायनामिक्स को देखें, उसमें फ़र्क है। ईरान बेसिकली एक रीजनल पावर है, वहाँ पे एक रिजीम, ठीक है, पॉपुलर अनपॉपुलर है, उस डिबेट में हम लोग नहीं पढ़ते, पर एक रिजीम है वहाँ पे। गाजा के अंदर हमास को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है इसराइल ने और अमेरिका ने। तो इस वजह से गाजा के डायनामिक्स, और दूसरा ये कि गाजा के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, ईरान के पास एटमी हथियार हैं। तो इस वजह से एक रीजनल पावर को अटैक करना, जो उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके ऊपर फायर करना है, और एक ऐसी स्ट्रिप जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है,
उसको अटैक करना, उसके इंसेंटिव नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिल रहा कि हम इसको डी एस्केलेट करें। और ये एक बहुत बड़ा वेरिएबल होगा जो डिफाइन करेगा कि क्या ये सीज फायर जो है वो मटेरियलाइज होगा लेटर इन स्पिरिट में एक हफ्ते के अंदर अंदर या नहीं होगा। क्योंकि अगर तो नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो उस तरह का कैजुअल्टी टोल नहीं है, हमास अब उस तरह से रॉकेट्स भी फायर नहीं कर रहे इजरायली टेरिटरी के ऊपर, तो अगर उनके पास एक इंसेंटिव है कि वो नस्ल कुशी करते रहे और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते रहे डोमेस्टिकली, तो वो क्यों सीज फायर के ऊपर हम आता हूँ। अच्छा हमजा साहब, अगर बात की जाए नेतन्याहू की, ना सिर्फ वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिल्लत का बायस बने हैं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि इजरायली अखबार हारेट्स की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जंगबंदी का मुआहिदा ना होना डोनाल्ड ट्रंप की जिल्लत का बायस बना है। उनके अपने मुल्क के अंदर से भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, लोग उनके जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि उन्हें कोई हिला नहीं पा रहा? उनके आमरीत पसंदाना और जो जारियत पसंदाना इकदाम हैं उन्हें रोका नहीं जा सक रहा। ऐसी कौन सी ताकत है उनके साथ जो उन्हें कायम रखे हुए है हुकूमत के अंदर भी? उसकी वजह यह कि इसराइल के अंदर ना बेंजामिन नेतन्याहू एक मास्टर टैक्टिशियन है, जिस तरह नरेंद्र मोदी है हिंदुस्तान के अंदर। वो क्या करते हैं कि जब हॉस्टेजेस की बात आते हैं वो फिर डाइवर्ट करके सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को क्लिप करने के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। जब वहां पे क्रिटिसिज्म आता है फिर वो हॉस्टेजेस की बात करते हैं। उन्होंने अपने आप को मैनूवर बड़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर इसराइल। तो जहां पे ये सच बात है कि उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी इस मामले में काफी हद तक कम हुई है, उन्होंने गाजा की वॉर और जेनोसाइड के हवाले से इजरायली अवाम को उन्होंने काफी इकट्ठे करने की कोशिश की। हारित्स जो अखबार है वो लेफ्ट विंग अखबार है, वो काफी प्रोग्रेसिव है, पर हारित्स की इस वक्त जो इसराइल का जो क्लाइमेट बना हुआ है डोमेस्टिकली भी, उधर ज्यादा लेफ्ट विंग और प्रोग्रेसिव वॉइसेस की ऐसा स्पेस नहीं बन रही। और जहाँ पे वो स्पेस बन भी रही है वो ज्यादातर आपको बाहर जो जूश डायस्पोरा है या इजरायली डायस्पोरा अगर हम उनको कहते हैं, वहां पे आपको थोड़ी बहुत ज्यादा आवाज नजर आएगी, जर्मनी में, अमेरिका में। इसराइल के अंदर डोमेस्टिकली नेतन्याहू की हुकूमत है तो जो प्रोग्रेसिव वॉइसेस है, जो अमन की बात करें या जो हॉस्टेजेस को वापस लाने की बात करें, उनको तो मजल आउट किया जा रहा है, उनको तो कहा जा रहा है कि वो ट्रेटर्स हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो वो इस वजह से आपको नेतन्याहू ने बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिर तो ये कहा जा सकता है कि वो किसी सूरत भी जंगबंदी के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर नेतन्याहू ये जानते हैं कि अगर जंगबंदी हो जाती है, अमन हो जाता है, तो फिर उनके गले के ऊपर जो फंदा है वो तैयार है, तो इसलिए तो वो डाइवर्ट करने के लिए ये जंगबंदी कभी भी नहीं होने देंगे। गाजा के अवाम के ऊपर इस तरह का बर्बरियत और जारहियत दिखाकर ही तो अभी तक शायद वो सस्टेन कर रहे हैं, तो लगता तो ये कि फिर तो वो जंगबंदी के लिए किसी सूरत नहीं मानेंगे। देखिए वो नहीं मानेंगे, उसकी बुनियादी तौर पे वजह यही है कि मेरे ख्याल से एक कंडीशन है जहाँ पे वो मान सकते हैं, वो ये हो कि हमास जो है अनकंडीशनली हॉस्टेजेस को रिहा कर। पर उसके लिए भी आपने जो हमास का ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने नस्ल कुशी बंद करनी है, आप अपनी फोर्सेस को रिट्रीट करें और ये जो डैमेज है उसके लिए इसराइल को जो है ना अकाउंटेबल बनाया जाए। ये भी बात गलत है कि अभी हमास ये कह रहा है कि इसराइल की एलिमिनेशन हो, वो ये बात कह नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी लेजिटिमेसी और जो इंटरनेशनल ट्रैक्शन है उस तरह से उनको मिलेगी नहीं रिकॉग्निशन इस तरह के नैरेटिव की। नेतन्याहू दोनों सूरत हाल के अंदर वो करने की हवाले से ही इज नॉट रेडी टू डू दैट। तो अगर इफ ही इज नॉट रेडी टू गो अहेड के वो रिट्रीट भी करेंगे और वो चाहेंगे कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना हो, तो हमास भी फिर हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करेंगे। पहले आपको नजर आ रहा था कतर की मीडिएशन एफर्ट्स की वजह से, मिस्र की मीडिएशन एफर्ट्स की वजह से हॉस्टेजेस को और प्रिजनर्स को रिलीज किया जा रहा था। अब वो क्लाइमेट भी काफी हद तक खराब हो चुका है क्योंकि नेतन्याहू जो है सैकड़ों की तादाद में फलस्तीनियों को मारे, एरियल बॉम्बार्डमेंट हो रही है, IOF जो है वो एग्रीजियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट कर रही है और हमास को इस चीज का पता है। तो इस वजह से ट्रंप की दबाव नेतन्याहू के ऊपर उस सेंस में पड़ना मेरे ख्याल से हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अनप्रेडिक्टेबल होती है मशरक़ वस्ता की सिचुएशन। पर इस वक्त इफ यू टॉक अबाउट नेतन्याहू स्पेसिफिकली बहुत मुश्किल है कि इस तरह के एजेंडा के मुताबिक वो सीज फायर के ऊपर हम आता हूं। बहुत शुक्रिया, हमजा रिफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल ये चक सीज फायर हो जाए, उनके तारीफें हों, उनको लोग क्रेडिट दें जंगबंदी मुआहिदे करवाने का, अमन करवाने का, क्योंकि इस वक्त उनकी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो उनका नोबेल इनाम हासिल करना है। लेकिन नाज़रीन, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे अमरीकी सदूर हैं जो माजी में ये अमन का नोबेल इनाम कर चुके हैं और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के बराक ओबामा को मिल जाएगा तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमरीकी सदूर ने तारीख के सबसे मुअज़्ज़ज़ नोबेल इनाम का एजाज़ हासिल किया है। उनमें थियोडोर 1906 में उन्होंने रोज़वेल्ट ने जंग ख़त्म करवाने पर, और 1919 में वुड रोल्सन ने आलमी अमन की तंजीम बनाने पर नोबेल इनाम पाया था। और इस तरह 2002 में जिमी कार्टर ने, 2002 में, फिर बाराक ओबामा ने 2009 में दुनिया में अमन का
काबिशों पर ये इनाम हासिल किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इसीलिए इस कोशिश में लगे हुए हैं कि तमाम सदूर ने अगर हासिल किया था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे क्यों रह जाएं जिन्हें नोबेल अमन इनाम ना दिया जाए। अब आप सोच रहे थे ना क्यों आखिर उनके अंदर इतनी खलबली मची हुई है, क्यों इतनी जोर से आखिर उनको क्यों अमन का नोबेल इनाम हासिल करने की ख्वाहिश जाग रही है। बहरहाल पाकिस्तान तो खैर उन ममालिक में से है, 2 ममालिक हैं नाज़रीन दुनिया में जिन्होंने नामजद भी किया है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें हमारे लिए बायस खिफत है, हालांकि हकदार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहरहाल सीज़ फायर में उन्होंने किरदार अदा किया है, क्योंकि इंडिया को बड़ी तकलीफ होती है इस पर कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं है। बहरहाल हम ये क्रेडिट देते हैं और उन्होंने बहरहाल जिस वक्त ट्वीट किया था तो मामला रफा दफा हो गया और उसके बाद फिर ईरान और इजराइल के अंदर भी उन्होंने मसलियत का जो सूरत हाल थी उसको कूल डाउन किया है, बर्फ़ को पिघलाने में किरदार अदा किया है। लेकिन जिन्हें दुनिया तब मानेगी जब गाजा में जंग बंदी होगी, बर्बरियत और बड़ा इम्तिहान है दिखाई जा रही है, जब वो हटेगी तो तब माना जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वाकई में पीस मेकर हैं और वो इस अमन हकदार भी हैं। जी हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बेशक ये अमन का नोबेल इनाम हासिल कर लें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले गज़ा में मुस्तकिल सीज़ फायर करवाना होगा और उन्हें एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करना भी इसके लिए ज़रूरी होगा। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम इश्यूज़ अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ क्रिकेट की। बंगाल टाइगर्स को उसके होम ग्राउंड पर शिकार करने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी महारत और सलाहियत को आजमाना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैचेस की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबीती कैंप बुध से नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है जी। बिल्कुल जी, और कितनी तैयारी कर ली गई है। 15 रुकनी टीम के अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी ने भी पाकिस्तान टीम के साथ प्रैक्टिस की है। पीसीबी ने इन 5 खिलाड़ियों को खासतौर पर खुद प्रैक्टिस के लिए मद्दू किया है, लेकिन देखते ये हैं कि ये प्रैक्टिस कितनी कारआमद साबित होती है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, क्रिकेटर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। सबसे पहले अवैस सबसे यही जानना चाहेंगे कि जो तैयारियां हम कर रहे हैं, तरबियती कैंप हमने लगा दिया इस बार और प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, आपको लगता है कि बंगाल टाइगर्स को उन्हीं के होम ग्राउंड में हम ढेर कर पाए? और साथ में एक मसला ये भी है कि वो खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा नहीं है वो भी प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं, तो ये चल क्या रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तो मुझे पता है बहुत सी चीजें चल रही हैं, क्योंकि जिस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, आपको पता है सबसे ज्यादा तो हीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मीर साहब आके जिस तरीके से उन्होंने एक टीम को अनाउंस किया, फिर कुछ बहुत से अलग सवाल थे जो उनका जवाब देना था, उन्होंने बड़े अजीब से पेपर घुमा के उन्होंने कहा जी ये वो नहीं तो ये वो नहीं, ये फिट नहीं होता, वो फिट नहीं होता। लेकिन अगर एक अच्छी बात करें तो आपको पता है इससे पहले जो पाकिस्तान ने एक अपना सीरीज खेली थी यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें आपने यंग गन्स को आजमाया था और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिया था। सबसे बड़ा आपको पता है इशू आपका स्ट्राइक रेट का था। बॉलिंग पे तो आना चाहूंगा, स्ट्राइक रेट का जो मसला था, स्ट्राइक रेट के बैट्समैन ने उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी किया और उस बड़े स्ट्राइक रेट से खेला भी, 200 को भी टच किया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था मिडिल ऑर्डर के अंदर उसको लेके चलना। लेकिन जब आप बांग्लादेश में बांग्लादेश के खिलाफ बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट टैक्टिक आपको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर विकेट थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक है, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है और खास करके जो ओपनर्स भी हैं वो टेस्ट होंगे स्ट्राइक रेट वाली। मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश फेवरेट्स है, लेकिन उधर क्योंकि थोड़ी सी विकेट्स डिफरेंट होंगी तो अच्छी बात है कि आपको डिफरेंट विकेट की प्रैक्टिस मिल जाएगी। यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड इस वक्त आपको पता है प्रैक्टिस चल रही है, एक अच्छी बात है। बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 जो टीम है वो साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही है डिफरेंट सेशंस के अंदर। तो स्लो एंड स्टडी मैं कहता हूँ कि बड़े देर से आपको ख्याल आया कि आपने बैकअप प्लेयर्स के ऊपर भी काम करें, लेकिन एटलीस्ट टफ अप कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और शायद इसलिए भी इनको इस ट्रेनिंग का हिस्सा, प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो अभी स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट तरतीब दिया जाएगा उसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, शायद इसीलिए प्रैक्टिस सेशन में भी इनको डाला गया। अभी क्या आपको लगता है कि ये स्क्वाड का हिस्सा होंगे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट? देखें, एक हमारे एक सबसे बड़ा एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो है कि कम्युनिकेशन गैप की अगर हम बात करते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स की आप बात कर रही हैं, ऑब्वियसली सब ये अभी की बात नहीं है, बहुत टाइम से बात हो रही है कि क्या बाबर आजम, रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी, मैं 3 मेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, क्या ये पाकिस्तान टीम का फ्यूचर में हिस्सा होंगे, नहीं होंगे। कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो नए कोच बने हैं, नजर आ रहा है कि वो टीम सिलेक्शन के अंदर बैठे हैं, उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स की डिफरेंट टीम के ऊपर शायद वो काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने बाबर आजम से, आपको पता है इससे पहले अगर बात करें तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा बाबर आजम को कि यार अभी बाबर आजम इस टीम के अंदर फिट नहीं होते, उन्होंने बेहतर मेहनत करनी है अगर वो चाहते हैं कि अपने आप को ओपनिंग जो डिपार्टमेंट है वो फखर जमान या साइम अयूब के साथ कर सकें,
दैट मीन्स कि उनको क्लियर मैसेजेस जा रहे हैं पीछे कि आपको इस चीज पे अपना वीकनेस पे काम करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। देखिए वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, कोई डाउट नहीं होता, कोई उनकी परफॉर्मेंस पे अपना क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता, लेकिन जब आप मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। दुनिया क्रिकेट आप देख लें कहां से कहां जा रही है। अब आगे फ्यूचर के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई थिंक टैंक प्लान तो बैठा होगा, लेकिन मुझे पता है अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स जरूर आते हैं। सिलेक्शन कमेटी की बात करें, चाहे हुसैन तलत को पिक करना हो, हुसैन तलत ने जरूर प्रैक्टिस मैच के अंदर 41 या पता नहीं 38 के करीब स्कोर किया था, लेकिन अगर हाल ही उनकी परफॉर्मेंस देखूं तो उनका डिक्लाइन नजर आपको आता है। फिर आपने अगर वर्ल्ड कप की तैयारी के जेन से आप चल रहे हैं तो वर्ल्ड कप श्रीलंका के अंदर है, वहां पर स्लो टर्निंग ट्रैक होगा, वहां पर थोड़ा सा अगर हुसैन तलत की अपना बात करूं, ऐसे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऐसा सच कोई ज्यादा उनकी जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत सी क्वेश्चन मार्क जरूर है यहाँ पर, लेकिन आपके ख्याल में मिसिंग एलिमेंट क्या है? जो आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर, यकीनी तौर पे सवालात तो उठ रहे हैं। नए जो खिलाड़ी हैं, नए प्लेयर्स हैं, माजी की अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस वजह से स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? क्या चीज़ ऐसी है जो होनी चाहिए थी और नहीं है टीम का हिस्सा? देखिए, एक चीज मैंने आपको कहा ना कि लड़के वो हैं जिनके ऊपर तनकीद एक दो के ऊपर आपको हो सकती है, बाकी लड़कों ने आपको परफॉर्म करके बांग्लादेश सीरीज के अंदर किया है। दानियाल को आपने सेलेक्ट किया, चले एक अच्छा प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान का जरूर है, शायद थोड़ा सा मुझे ये था कि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग हैंडल भी यूज कर सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं शायद वो एक जेन में हो कि डाउन द ऑर्डर जाके कुछ डैमेज कर दे विद अ बैट। लेकिन पेस बैटरी की अगर बात करूं, उसने परफॉर्म किया लेकिन पैचेस में किया है। इंजरी का वो बहुत ज्यादा शिकार है। आपको याद है PSL भी जब हुआ था, लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है, लाहौर से भी बहुत कम मैचेस खेले क्योंकि इंजर्ड थे। उसके बाद इस दफा पेशावर जल्मी के थे, पेशावर जल्मी से भी बहुत कम मैचेस खेले क्योंकि वो इंजरी का शिकार उनका नजर आपको आ रहा था दानियाल का। इससे बेहतर आपके पास अली एक ऑप्शन मौजूद थी, जो यंग अंडर 19 का, जो अली रजा की बात करो, अंडर 19 का फास्ट बॉलर है, जो कि बॉल अच्छी, आपको पता है PSL के अंदर वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स भी था। उसके अलावा कायद आजम ट्रॉफी की बात करें, सियालकोट रीजन के लिए भी उन्होंने मैचेस जितवा के दिए, तो एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको नजर आता था। लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ एकदम गुम हो गया। उसके बाद अरफात मिन्हास की अच्छा ऑलराउंडर आपको नजर आ रहा था, उनको बिल्कुल आपने साइडलाइन कर दिया। फिर आप अगर पूरे स्क्वाड को उठा के देखें तो मैंने कहा ना कि क्लियरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है मैसेज की, कि आखिर आप प्लेयर्स को मैसेज कितना क्लियर कन्वे करते हो। तैयब ताहिर आपके प्लान्स के अंदर थे, अचानक आपने उनको साइडलाइन किया। इरफान नियाजी की बात करें, थोड़े दिन पहले तो बिल्कुल आपके प्लान्स में नजर नहीं आ रहे थे, शायद आपने देखा कि बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उसने परफॉर्म भी किया, उसको आपने उठा के पाकिस्तान शाहीन्स का एकदम उसको कप्तान आपने अनाउंस कर दिया। थोड़ा सा अगर आप उन साइड्स के ऊपर आइए तो चले पाकिस्तान बांग्लादेश पे आप बात करें, पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, मैंने कहा ना अच्छी बात है कि बैकएंड पे आपके बैकअप प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन दो तीन नाम अगर मैं लूं जिसमें हसीबुल्लाह है, वो कहां पर आपने गायब कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन आपको नजर आता था, यंग विकेट कीपर बैट्समैन मैं आपको बात कर रहा हूं, आपने उसको पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा नहीं रखा। उसके बाद मैंने अरफात मिन्हास की आपको बात की कि वन ऑफ दी ब्रिलियंट ग्रूमिंग ऑलराउंडर्स आप उसको कर सकते थे, उसने एशिया कप 2023 में परफॉर्म किया, उसको आपने नहीं रखा। आप अगर टेस्ट साइड पे आ जाएं, जो कि आप 4 मैचेस खेल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर जाके इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, हुरैरा को आपने रखा था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आपने कहा कि आने वाला 4 क्रिकेटर होगा, उसने परफॉर्म भी आपको 4 के अंदर करके दिया। मुझे पता है कि वो आपके शायद टेस्ट प्लान्स के अंदर हो, लेकिन आपके पास टेस्ट मैच के अंदर बहुत बड़ा गैप है, तो आपको एक लड़के को रिदम और रनिंग में रखते हो, आपने उसको भी नहीं रखा। तो मैंने इसलिए कहा ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे बहुत से सवाल छोड़ के गए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमसे बेहतर उनकी थिंकिंग है, लेकिन खुदारा उन बंदों को बुलाया करें जो कि कल कोई जवाबदेह भी हो और स्टैट्स के साथ वो जवाब दे सकें। आज बहुत से लोगों को मुझे पता है माजी में लोग याद आते हैं कि लैपटॉप खोल के वो बात करते थे, लेकिन एटलीस्ट उनके पास स्टैट्स थे। आपका ना कोई डोमेस्टिक का जो ऑपरेशंस मैनेजर है वो बैठता है, ना आपका कोई सिलेक्शन कमेटी से बंदा बैठता है। आप मीर को बुला के आप उनको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जब सख्त ये सवाल बात ठीक है, तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि सिलेक्शन कमेटी का जिसका ये काम था वो कहाँ पे थे, उनकी तरफ से स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं किया गया। अच्छा, सलमान अली आगा की कैप्टनसी को किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से वो नए टैलेंट को आजमा रहे हैं, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लगता है कि अपने जो कोशिशें हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे, लेकिन जो नायब कप्तान का मिसिंग होना है शायद आपकी गैर मौजूदगी में, उस पर भी तनकीद तो हो रही है। देखिए वही बात, फिर आप सवाल उधर ही लेके गए। उन्होंने कहा कि जी नायब कप्तान का होना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी सी सीरीज है, नायब कप्तान का तो हर सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सलमान अली आगा की बात करें तो एक कैरेक्टर आपको नजर आता है। वो कहते हैं ना कि आप अगर आप आसान अल्फाज में कहें तो आपने सलमान अली आगा को मैचेस में देखा है कि वो जुगते भी मार रहे होते हैं, हर किस्म के वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस निकाल रहे होते हैं। फिर एक फाइटर आपको नजर आता है, चाहे वो बैटिंग की बात करें, कप्तानी जिस तरीके से वो लीड करते हुए, और एक अच्छी बात लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मैच्योर्ड
प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी कि उनको पता है कि मैंने किस तरीके से टैकल करना है हर चीज को और अपने सीनियर प्लेयर्स को कैसे आगे लेके चलना है। बाबर का भी उन्होंने आपको पता है, रिजवान का भी जवाब दिया कि वर्ल्ड कप के प्लान्स में हमारे हैं। तो एक अच्छी बात है कि यंग ग्रूमिंग कैप्टन यहाँ पर है, लेकिन जब वाइस कप्तानी की बात आती है, देखें वाइस कप्तान के अंदर सबसे बड़ी जो आपके पास चीज है वो है इस वक्त अगर शादाब मौजूद नहीं है तो ऑटोमेटिक जो मेरे दिमाग में आता है वो हारिस का आता है, क्योंकि विकेट कीपर भी हैं, वो कप्तानी भी कर चुके हैं ज़ल्मी की और यहाँ तक पाकिस्तान शाइन्स की, तो शायद वही वाइस कप्तान बैकअप में होंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मैंने कहा ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी जरूर लग रही है, लेकिन जिस वक्त आप एड्रेस करते हैं आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट है, छोटी चीज नहीं है, पर छोटा बच्चा भी उसको भी पता होता है कि क्रिकेट के अंदर आखिर मसले क्या चल रहे हैं। लेकिन ये हमारी टीम है, बैकअप तो करना है इनको। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस वक्त जो सीरीज है वो 3-0 से जीतनी है, आपने व्हाइट वॉश करना है, क्योंकि आप इस वक्त 8वें नंबर पर हो, आपने टॉप 6 के अंदर वापस, और दूसरा ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाई करना है क्रिकेट ने, आई गेस वो 2-3 महीने के बाद डेडलाइन है उसकी, तो आपने टॉप 6 के अंदर रहना है अगर आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी करना चाहते हो। तो जरूर कहीं ना कहीं वो प्रेशर और वो दिमाग में चीज जो प्लान है वो चल रहा होगा। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान टीम को ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी, और जो भी तरबियती कैंप लगाया गया है, प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा उठाती है पाकिस्तान टीम, और उनके ही होम ग्राउंड का भी एज हासिल होगा बंगाल टीम को, और उनको किस तरह से हरा कर अपने आप को मनवाती है, ये बड़ा ही चैलेंजिंग साबित होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर, और जिस तरह से उन्हें कि यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात तो उठते हैं, लेकिन इन सवालात का जवाब अब हमारी पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वही दे पाए। बिल्कुल, परफॉर्मेंस सबके सवालों का जवाब भी दे सकती है और उन्हें चुप भी करवा सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ल्ड कप के फातह की बात कर लेते हैं नाज़रीन। चेल्सी फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया है और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में चेल्सी के नौजवान स्टार कोल पाल्मर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन एक चीज़ जो तवज्जो का मरकज़ रही, जो सेलिब्रेशन थी चेल्सी की, उसमें रंग में भंग डाला है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर बड़ी तनकीद। बिल्कुल ऐसा ही है, और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है अब तो, किंग पाल्मर। फैंस जो हैं वो, उनका कहना है कि पाल्मर इस वक्त दुनिया के बेहतरीन मिडफील्डर्स में से एक हैं, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने जैसी मजबूत टीम को, PSG जैसी मजबूत टीम को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कबाब में हड्डी बनना या रंग में भंग डालना, वो कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे। अच्छा, वो शुरू में नाम चाहिए, वो चाहिए वर्ल्ड कप जीतने का। बेसिकली एनर्जी लेवल दिखा रहे थे ना कि मैं अभी तक जवान हूँ और मेरे अंदर एनर्जी भी भरपूर है। अच्छा, जो ट्रंप के चाहने वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि जी कैसा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट है, देखें सुपर पावर का, कि वो नौजवानों में घुल मिल गया है। दूसरी तरफ जो उनके नाकदीन है वो कह रहे हैं कि जी कोई तुक नहीं बनता था, आपने एक फुटबॉल टीम के जो इतना यादगार लम्हा होता है उनकी सेलिब्रेशन का, उसके अंदर खलल डाल दिया है, उनको सही तरह से खुल के सेलिब्रेट नहीं करने दिया। बिल्कुल, लेकिन जी कोल पाल्मर ही हैं, और वो एक ऐसे खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं जिन्होंने अब एक मुकम्मल कोल पाल्मर जो है एक मुकम्मल टीम बनकर सामने आए हैं, और अब जो उनके चर्चे हो रहे हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उन्हें दिया गया है। लेकिन ये अवार्ड फिर भी दिलवाया डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथों गया है। हमें इस बात पर बड़ा दुख और तकलीफ हुई है, लेकिन जनाब कोल पाल्मर ने अपना नाम बनाया है और उन्हीं की बदौलत ये टीम इस शानदार जीत को। तो हमारी तरफ से भी चेल्सी को बहुत बहुत मुबारक हो इस ज़बरदस्त कामयाबी पर। हम दीगर खबरें शामिल करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं, और आप कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के लिए खेलों के मैदान से एक और एजाज़ जो कि हासिल किया है पाकिस्तान पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कौमी रेसलर फुरकान अहमद खान ने, जो कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 2025 की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में कांसी के तमगे हासिल करके उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और ये आलमी मुकाबले अमेरिका के शहर बर्मिंघम अलाबामा में मुनक्किद हुए थे, जहाँ पर दुनिया भर से कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो आला खिलाड़ी थे उन्होंने शिरकत की। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं फुरकान अहमद खान। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अपने महकमे की, पुलिस के महकमे की नुमाइंदगी की है। इस ज़बरदस्त कामयाबी पर आपका मुबारकबाद। फुरकान, कैसा था ये मुकाबला, कितने इसमें मदे मुकाबिल आपके थे और सबसे टफ मुकाबला कौन सा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे एक नहीं 2 मेडल्स का तोहफा दिया, और सेकेंडली 80+ कंट्रीज जो थी, दुनिया की बेस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मेरा जो सबसे ज़्यादा टफ मुकाबला था वो USA के साथ था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टफ कंपटीशन के बाद मैंने USA को 4 शाने जीत किया और पोडियम तक पहुंचा हूँ।
ज़बरदस्त। अच्छा, फुरकान हमें बताइएगा, ये दो कैटेगरीज बताई जा रही हैं, 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में जिसमें आपने कांसे का तमगा हासिल किया है, फिर दूसरी कैटेगरी है 130 किलोग्राम ग्रेको रोमन रेसलिंग जिसमें आपने कांसे का तमगा अपने नाम किया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस था और कौन सी कैटेगरी का जो तमगा था वो जीतना ज़्यादा मुश्किल रहा आपके लिए? दोनों रेसलिंग के स्टाइल्स हैं। ग्रीको रोमन जो है उसमें आप रेसलिंग स्टाइल में जो है सेम वही है, दा पेच हर चीज सेम होती है, लेकिन इसमें ग्रीको रोमन में आप लेग्स को हाथ नहीं लगा सकते, टांगों को हाथ नहीं लगा सकते, आपको वेस्ट से ऊपर ऊपर कुश्ती लड़नी है, आपने हाथों के साथ सारी कुश्ती लड़नी है। और जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें आप टांगों को मतलब जिस्म के जिस मर्जी से को हाथ लगा के आपने टेक्निक यूज करके आपने पॉइंट्स लेने हैं, आपने फाइट करनी है। तो ये दोनों स्टाइल जो हैं पड़े, ये रेसलिंग के स्टाइल हैं पड़े। और जो ग्रीको रोमन है वो ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें आप लिमिटेड हो जाते हैं और आप टांगों को नहीं यूज़ कर सकते और ऊपर ऊपर से सिर्फ टेक्निक लगानी होती है। ठीक। और कितना अर्सा ट्रेनिंग की आपने फुरकान? आपके महकमे पुलिस का ताउन कैसा रहा? उनकी तरफ से कैसी हौसला अफजाई हुई इस तमाम मरहले में जब आप इस इवेंट के अंदर पहुंचे और ये मेडल्स अपने नाम किए? जी, बचपन से पहलवानी कर रहे हैं और साथ ये कोई पहला मेडल नहीं है, मतलब इसके अलावा भी मैं मतलब वर्ल्ड और एशिया में पाकिस्तान का नाम, आज 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में रेसलिंग में, तो 15 साल से मतलब पाकिस्तान को मेडल्स के तोहफे दे रहे हैं। डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल रहा है, डिपार्टमेंट की सपोर्ट बड़ी अहम रही है, आरपीओ साहब की, सीपीओ साहब की, एडिशनल आईजी साहब की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट रही है। मोराल मेरा हाई रहा है। जिस टाइम मैं कंपटीशन में था कंटिन्यूसली मेरे सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में थे, पूछते रहे, बताते रहे किसी चीज़ की ज़रूरत है, इवन के हर किस्म का जिस तरह होता है उस तरह से इन्होंने ख्याल रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की सपोर्ट से ही पॉसिबल हुआ है कि मैं वहाँ पे पहुँचा और जाके मेडल लेके आया। ज़बरदस्त। अच्छा फुरकान, ये भी बताइएगा क्योंकि आप पुलिस फील्ड में भी हैं और प्रोफेशन आपका ऐसा है कुछ कि बहुत सारे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है, क्रिमिनल से, जिनको आपने कभी अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल करते हुए नॉकआउट किया हो, फिर ऐसा वाकया? तो इसमें ये होता है मोस्टली कि ना हम जो पहलवान होते हैं ना वो तो उनके ना कान टूटे होते हैं, आप देख सकते हैं ये कान टूटे होते हैं भी और रेसलर्स के भी। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो सबसे पहले देखते हैं ना कि यार ये तो वो पहले अलर्ट हो जाते होंगे आपको देख के। तो अच्छा, ये मेरे लिए वो नई इन्फॉर्मेशन थी कि उनके कान टूटे हुए होते हैं, ये मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन। वो अवॉइड करते हैं कि किसी किस्म के, फिर ऊपर से पुलिस वाला और पहलवान दोनों, फिर तो बिल्कुल ये अवॉइड करते हैं कि इससे टकराए बंदा ना। आम लाइफ के अंदर भी इस चीज़ का एज हासिल होता है आपको फुरकान, क्योंकि जो ये टेक्निकल बात आप बता रहे हैं, जो ये समझते हैं, तो वो लोग तो वैसे भी मोहतात हो जाते होंगे, सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं। मैं सही बता रहा हूँ ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट। तो मतलब वो 30 सेकंड के अंदर अंदर जजमेंट कर लेते हैं, मतलब आम लोग हों या क्रिमिनल्स हों, तो वो उनका लहजा, उनकी चीजें, हर चीज वो बता रही होती है कि यार he's kind of scared from me ना। तो मेरा मतलब स्केर्ड करना नहीं है, हमारा काम है पड़े आवाम को रिलीफ देना, आवाम की बात सुनना आराम से, तहम्मुल से, और जितना हद तक हो सके उन तक इंसाफ पहुंचाना। बिल्कुल सही। अच्छा फुरकान, आपका ताल्लुक किस इलाके से? क्योंकि वैसे तो जो सारे पहलवान हैं वो गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं, तो जो गुजरांवाला का इलाका शुरू होते ही हमें थोड़ा सा हम वैसे ही डर जाते हैं और मोहतात हो जाते हैं कि पहलवानों का इलाका शुरू हो गया। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मुल्तान इज आल्सो क्या कहते हैं जो है बड़ा पहलवानों की सरजमीन कहा जाता है। यस, मुल्तान बड़ा एंशंट और कदीमी शहर है और इसमें सारे, अगर आप पाकिस्तान के लेजेंड्स उठा के देखें एंशंट टाइम्स के, तो सारे मुल्तान से बिलोंग करते थे। उस्ताद जमन खान पहलवान, रुस्तम पाको हिंद, रुस्तम जमा का उनके पास टाइटल था, ही वाज फ्रॉम मुल्तान। उसके बाद रुस्तम मुल्तानी हामिद खान, वो भी मुल्तान से ताल्लुक रखते थे, उनके पास रुस्तम पाको हिंद का टाइटल था। तो अगर आप उठा के देखें तो मुल्तान इज आल्सो लाइक गुजरांवाला, इधर भी बड़े बड़े पहलवान जो हैं वो पैदा हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका फुरकान और बेस्ट ऑफ लक। फ्यूचर के जितने भी आपके अहदाफ हैं अल्लाह ताला आपको उसमें करे, इसी तरह से पाकिस्तान का और महकमा पुलिस का नाम आप रोशन करते रहें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं, मुख्तलिफ शौक़ रखते हैं दुनिया में रहने वाले लोग। ये खातून, इनको कप जमा करने का बहुत शौक़ है। हिस्पानी खातून है ये और इनको सबसे ज़्यादा कप जमा करने का शौक़ है, अंडों के खाली कप।
और ये अंडों के खाली कप जमा करके इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम बना लिया। 5468 है जनाब इनकी तादाद, और ये कलेक्शन दुनिया की सबसे नए बड़ी कप। अंडों के कप की कलेक्शन करार दी गई है। और ये सिर्फ वैसे नहीं कि अंडे छील के उसने रख दिए, उसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए, बहुत खूबसूरत नक्काशी भी हुई है। बिल्कुल जी। और एक छोटा सा जो एग कप है, बर्तन या कप होता है जिसमें उबला हुआ अंडा खाने के लिए रखा जाता है, ये वो कप है जुनेद। और दुनिया भर में ये कप मुख्तलिफ डिज़ाइन और शक्लों और रंगों में मिलते हैं। बाज़ लोग इन्हें शौकिया जमा करते हैं, लेकिन इस खातून के पास मेरे ख्याल में क्रॉकरी रखने की खासी जगह थी, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा सारी हॉल जगह उन्होंने पे वक्फ कर दिया जी इस बिल्कुल शौक को। सारी दुनिया के जो एग कप थे वो जमा किए हैं और फिर उनको एक ही जगह पर रख दिए। तो नहायत ही खूबसूरत ये एग कप्स हैं जो कि हम और मुख्तलिफ ये रंगों में लगता है देख रहे हैं, कि इश्काल अपने में इस देख रहे दुनिया हैं। से जाने के बाद अपने बच्चों को विरासत के तौर पे कप देकर जाएंगी। ये कप देकर जाएंगी। वैसे एग के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपको एग जो है वो डेली रूटीन में खाना चाहिए। अगर आपके पास एग कप है या नहीं है, लेकिन अंडा ज़रूर खाएं। लेकिन यहाँ पर इन खातून को अंडों से ज़्यादा अंडों के जो कप हैं उनमें दिलचस्पी है, इसलिए मैंने बहुत सारे अंडों के कप जो है वो बना रखे हैं अपने पास जमा कर। और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। 30 से ज़ायद ममालिक से इन्होंने ये कप्स जमा किए और एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनके इक़दामात और उनसे अवाम कितनी खुश है। एक सर्वे ने सारा कुछ खोल के सामने रख दिया। दुरुस्त। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत की कारकर्दगी पर मबनी ये अवामी राय आमा का सर्वे है जो कि जारी किया गया है गैलप की जानिब से, जिसमें गवर्नेंस है, मईशत है, बुनियादी सहूलियात हैं जिनका फुकदान नज़र आता है। और इस हवाले से आवाम ने जो राय दी है, नाराज़गी का इजहार किया है। काफ़ी नाखुश हैं जनाब। और इसकी वजूहात क्या हैं, कितने लोगों पे मुहित था, ये मुश्तमिल था सर्वे। बिलाल गिलानी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप सर्वे पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे बिलाल साहब। एक तो ये कि कितने लोगों पे मुश्तमिल था ये सर्वे, जिसके अंदर हम तो ये देख रहे हैं कि अक्सरियत नाखुश है, वजूहात क्या सामने आई, ये भी शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन से। जी बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। सो ये सर्वे 3000 अफराद पर मबनी था जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वहाँ से हमने पिक किए। इसमें अर्बन रूरल एरियाज़ के लोग हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रखने वाले हैं, डिफरेंट एजुकेशन ग्रुप्स हैं। और इस तरह के सर्वे जो एक तरह से पब्लिक सेटिस्फेक्शन और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है, ये एक ऑन गोइंग सिलसिला है जो हम 1979 से पाकिस्तान में करते आए हैं। हर जमहूरी और हुकूमत और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुकूमतें जो आती रही हैं उनके अदवार में हम रिपोर्ट्स जारी करते रहे हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा से हम शुरू हुए हैं और आगे हम बाकी तमाम प्रोविंसेस को भी अब कवर कर रहे हैं। जो मेन फाइंडिंग आई थिंक मेरे जहन में इसमें से निकलती है वो 3 हैं। एक ये कि एक करप्शन के हवाले से एक मेजर तशवीश पाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा में। मुख्तलिफ जो करप्शन के बारे में हमने सवालात पूछे तो लोगों ने कहा कि करप्शन में इजाफा हो रहा है, नौकरियां जो है वो मेरिट पर नहीं मिल रही, जो पुराने और हालिया चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ करप्शन की इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका एक मेजर प्लैंक जो है वो हमेशा एक करप्शन फ्री पाकिस्तान रहा है, एंटी करप्शन अकाउंटेबिलिटी रही है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक तशवीश का बाइस होना चाहिए कि जिस प्रोविंस में और बिलाल जानी साहब इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये नज़र आ रही है, से बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बिलाल जानी साहब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये नज़र आ रही है कि 71% आवाम जो है उनमें से 62% जो PTI के वोटर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, जो कि कह रहे हैं कि करप्शन हुई है और जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर करप्शन की गई है और इस करप्शन के ऊपर शफाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो लगता ये है कि जो मकबूलियत का ग्राफ था PTI का, या फिर सिर्फ कहा जाए अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत का या अली अमीन गंडापुर साहब का, तो वो मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी नीचे आ चुका है। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें बिजली या गैस भी नहीं मुयसर आ रही है, और जो नौजवान नस्ल है वो कहते हैं कि 70% ना तो उन्हें पार्क्स नसीब आ रहे हैं, ना उन्हें लाइब्रेरीज मिल रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में का फुकदान है, वहाँ पर एजुकेशन भी वैसी नहीं है। तो ये जो सर्वे आपकी जानिब से किया गया है, इसके बाद तो हुकूमती ग्राफ जो मकबूलियत का ग्राफ था काफ़ी नीचे आया है। अब इसके बाद क्या अली अमीन गंडापुर साहब जाने वाले नज़र आ रहे हैं? सो हमारा काम तो बेसिकली एक मैसेंजर का है जो इस वक्त नहीं, अवामी राय तो आपने जानी है ना, अवामी राय क्या कहती है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब को मजीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। सो
तकरीबन मेजॉरिटी क्लोज टू 49% का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो अली अमीन गंडापुर साहब की जगह किसी और चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करना चाहिए। और ये ना सिर्फ केपी की आवाम का मुतालबा नजर आता है, बल्कि एक तिहाई पीटीआई के वोटर भी ये कहते हैं कि किसी और चीफ मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए। इसमें सर्वे में हमने मुख्तलिफ जावियों से अली अमीन गंडापुर साहब की जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से राय हासिल की। तो लोगों ने यही कहा कि पुराने चीफ मिनिस्टर से अगर उनका कंपैरिजन करें पीटीआई के, तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाए गए। इसी तरह जी से जब हम किसी और सूबे पंजाब के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस जानने की कोशिश की, तो तब भी लोगों ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि सीएम पंजाब जो है उनकी परफॉर्मेंस सीएम केपी से बहुत बेहतर है। तो परफॉर्मेंस और करप्शन के चार्जेस की जी वजह से ऐसा महसूस होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो लोगों का एतमाद है, इवन उसमें पॉलिटिकल पीटीआई पॉलिटिकल वोटर्स का, उसमें एक मेजर आप उसमें पोलराइजेशन नजर काफ़ी आती है। शिफ्ट और नज़र आ रहा वहाँ है। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब काफ़ी नालां दिखाई देते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि ये नून लीग का और हुकूमत का तैयार करदा स्क्रिप्टेड ये सर्वे था, वो तो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि कितने शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ये सर्वे आपने किया। तादाद तो आपने बता दी कि 3-3.5 हज़ार लोग थे, लेकिन उनसे जो आपने जो एक सवालात की फहरिस्त थी उसमें किस तरह के सवालात पूछे थे जिसके जवाब में लोगों ने अपनी इस राय का इजहार किया? ज़रा सवालात अगर आप हमारे नाज़रीन से शेयर कर सकें। जी बिल्कुल। सो आई थिंक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए हर सर्वे में हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि वो सर्वे का मुताला करें। और इस पॉलिटिकल सर्वे में भी तकरीबन 250 के करीब स्लाइड्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर रिपोर्ट मौजूद है। और हमने कंप्लीट डायग्नोस्टिक किया है गवर्नेंस इश्यूज का। हमने इकोनॉमी के हवाले से, मसलन अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, हमने जो जस्टिस सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, उसके हवाले से बहुत से सवाल किए हैं। हमने लीडरशिप के हवाले से बहुत से सवाल किए हैं। हमने जो केपी की हुकूमत है उसकी अफगान पॉलिसी पर जो है उसके हवाले से सवाल किए हैं। इसी तरह से केपी और फेडरेशन के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से सवालात किए हैं। तो एक बहुत जामे किस्म की रिपोर्ट है कि जो केपी में एक आम पाकिस्तानी रहता है उसको हुकूमत जहाँ जहाँ भी टच करती है, डिफरेंट फॉर्म्स में, एजुकेशन में, अस्पतालों में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, तो कोई भी टच पॉइंट हुकूमत और आवाम का हो सकता है, उसके हवाले से हमने सवालात किए। तो हमारी ख्वाहिश तो यही होती है कि हमारे सर्वे की मैथडोलॉजी पर या जो सवालों की नौइयत है उसके ऊपर सवाल किए जाएं, इंटेंशन के ऊपर। और यानी एक पे बिल्कुल क्वेश्चनिंग जो सही। है, ये एक पुरानी रविश चली अच्छा, आई पाकिस्तान में। बिलाल साहब, लेकिन इसके हमने हद में देखा कोई कि नजर कुछ आए अर्सा वो पहले दरियाए सवात के अंदर जो वाक़या पेश आया और वहाँ पर बताइए। सिक्योरिटी की तमाम इदारे वहाँ पर मुतहरक नहीं हुए या फिर वहाँ पर अलर्ट जारी नहीं किया जा सका था, कोऑर्डिनेशन उस तरह से इदारों की नहीं थी, और जिसके बाद ये वाक़या पेश आया कि वहाँ पर 20 से 25 लोग तकरीबन उस दरियाए सवात के वाक़े में बह गए थे। उसके बाद जब हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब का बयान, तो वो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ था कि मैंने खुद तो नहीं जाना था वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इस तरह के बयानात एक वज़ीर आला को सूट नहीं करते हैं। उसके बाद अवाम का इस हवाले से क्या कहना है कि क्या वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम अच्छे हैं? उनकी हुकूमत के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के होते हुए वहाँ पर किस तरह के इंतजाम देखने को मिले हैं और अवाम इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? जी बिल्कुल। सो आई थिंक गवर्नेंस इश्यूज जो हैं, वाइड रेंजिंग गवर्नेंस इश्यूज जो हैं, उनके हवाले से लोगों ने यही राय सामने रखी है कि पीटीआई की जो पिछली 13 साल की हुकूमत है उससे भी अगर मुवाजना करें तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो हुकूमत है वो उन पैरामीटर्स या उन तवक्कुआत पर भी पूरा उतरते नजर नहीं आ रही। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई की लीडरशिप और वोटर जो है वो केपी में बहुत अब तकसीम शुदा है। मुख्तलिफ धड़े हैं पीटीआई के जो अब इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से मुस्बत राय नहीं रखते। तो एक तरफ तो अवाम है और दूसरी तरफ पीटीआई के अपने वोटर्स हैं। और इस फ्रैक्चर होने की वजह से भी उनकी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, तो अगर मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हैं और जी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है। एक और चीज़ जो लोगों ने हमारे साथ राय में इजहार किया वो ये था कि
पीटीआई की केपी की हुकूमत जो है वो टू मच टाइम है उन्होंने प्रोटेस्ट और फेडरल हुकूमत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में लगा दिया। जी। तो उन्हें ये महसूस होता है कि केपी के अंदर जो बेसिक सर्विसेज का फुकदान है और मेजर इंसिडेंट्स हैं, जैसे आपने एक इंसिडेंट कॉज किया पर राय का इजहार किया, इन इंसिडेंट्स के ऊपर और मेजर सर्विसेज अब के अच्छा ठीक ऊपर है, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, गवर्नेंस के उनकी मसाइल हैं तवज्जो बिलाल नहीं है। साहब, बिल्कुल और उनकी गवर्नेंस के तवज्जो जो है वो एक्चुअली एक जो पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने पर है, और वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन तो बिलाल बजाय साहब इसके गुजारिश वो ये है कि political उनके issues को ऊपर जो resolve केसेस करें। बन रहे हैं, जो केसेस की भरमार है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। उनकी लीडरशिप पाबंदी सलासल है, सियासी केसेस बन रहे हैं, ये उनके तहफुजात हैं, उनकी लीडरशिप के तहफुजात हैं। आपने कहा कि दीगर सूबों की तरफ भी अब ये सर्वे का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। एक तो ये कि कितने वक्त में बाकी सूबों के सर्वेज मुकम्मल हो जाएंगे, और क्या ये महज इत्तेफाक है कि आगाज़ आपका उस हुकूमत से हुआ है जो कि पहले ही ज़ेर एताब है, केसेस का सामना है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल केसेस बनाए जा रहे हैं, उनकी लीडरशिप इस वक्त केसेस का सामना कर रही है जो कि सियासी बुनियादों पर बनाए जा रहे हैं। तो ये महज इत्तेफाक किसको समझा जाए? जी, हम ये बेसिकली जो टॉप मोस्ट हम मैप को फॉलो करते हुए मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो हम केपी से स्टार्ट हुए हैं, हम पंजाब की तरफ आएंगे, फिर हम सिंध को कवर करेंगे, फिर आखिर में बलूचिस्तान कवर करेंगे। और एक सूबे को कवर करने में तकरीबन हमें कोई 4 से 5 महीने लगते हैं। तो पंजाब के हवाले से ऑलरेडी सर्वे ऑन गोइंग है, और आप बहुत जल्द जो है उसकी रिपोर्ट देखेंगे। इसी तरह से हम करते हुए सिंध और बलूचिस्तान तक आएंगे, और ये एक सीरीज है। अगर आप गैलप की अच्छा, आप वेबसाइट पे मैप जाइए की तो बात कर रहे थे आपको बिलाल इस साहब, इस तरह की मैप का रिपोर्ट आगाज़ केपीके से होता है, खैबर पख्तूनख्वा से होता है। ये मुझे भी आज ही पता चला है कि पाकिस्तान के मैप का आगाज़ वहाँ से हो जाता है, फिर इसलिए आपने वहाँ से सर्वे का आगाज़ किया। या फिर दूसरी बात भी हो सकती है जो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये जो हमारी वफाकी हुकूमत है उनका स्क्रिप्टेड एक किस्म का प्लान था जिसके ऊपर ये सारी तरतीब दिया गया है गैलप का सर्वे। और साथ साथ उस्मा बुखारी साहबा का उसके ऊपर जवाब भी आता है, चार्जशीट है जाली हुकूमत के खिलाफ। वो कहते हैं कि 12 साल जो जाली हुकूमत है उसके मुंह पर तमाचा है। तो ये अब कुछ लगता यूँ है कि ये जो गैलप सर्वे था ये भी कॉन्स्पिरेंसी का शिकार हो गया है। आपकी आवाज कुछ कम हो गई है, मगर आई थिंक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए जब इस तरह का कोई सर्वे जिसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स आए तो अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह की कॉन्वर्सेशन करते हैं। मगर हमारा काम जो है वो आवाम का मैसेंजर होना, और आवाम की जो राय है वो एक न्यूट्रल फॉर्म में लोगों के सामने रखना है। तो अगर आपको 200 साइट्स, तो इसके अंदर एक मेजर यानी न्यूज़ फॉर कंसर्न है केपी की हुकूमत के लिए। मगर इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि बहुत से इश्यूज के ऊपर आवाम जो है जब केपी में एक अच्छा काम हुआ तो उसकी पजीराई करते हैं। मसलन पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से एक सिग्निफिकेंट इत्मीनान पाया जाता है। हालांकि लोग साथ में ये भी कहते हैं कि इस वक्त टेररिज्म का खतरा मौजूद है। चलिए, आवाम केपी की हुकूमत से कहीं पर तो खुश नजर आई कि एटलीस्ट पुलिसिंग के हवाले से जो किरदार रहा है वो बड़ा खुशाइंद रहा है। आवाम का ये कहना है केपी के हवाले से। बहुत हमारे साथ मौजूद थे बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप सर्वे पाकिस्तान के। और बिलाल गिलानी साहब बहुत से सर्वे करते हैं, बहुत सारे शोबों के हवाले से सर्वे हमारे सामने लाया जाता है। इस हवाले इस बार जो है केपी की गवर्नमेंट के जो तमाम गवर्नर्स और तमाम मामला थे उनके हवाले से सर्वे किया गया। आवाम गंडापुर के बारे में मुत्तफिका राय यही है कि केपीके की अक्सरियत ये चाहती है कि अब उन्हें तब्दील हो जाना चाहिए, कोई नया सीएम आना चाहिए। अच्छा, वैसे भी वो सीएम शिप जो है ना वो मेरे ख्याल में उस तरह से ऑन नहीं करते हैं, और वो सीएम शिप से ज्यादा गुंडे लगते हैं। नहीं, वो तो खैर उनकी एक पर्सनैलिटी का एक पहलू है। लेकिन जितने भी एहतजाज हुए जिसके अंदर वो हर बार ये क्या कहते थे कि सर पे कफन बांध के आ रहा हूँ, और सब पहुंच जाते थे सिवाय उनके सारे पहुंच जाते थे। इस बार देखते हैं एहतजाज की कॉल में वो खुद मौजूद होते हैं या पिछली बार की तरह सिर्फ दावे या वादे ही सामने आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं अंधेरे में देखने लेंस की। आपको पता है जदीद लेंस आ गए? जी जी बिल्कुल, आप बताइए ना उसकी क्या क्या क्वालिटीज है। अच्छा, उन लेंस में पहले बताया जा रहा है कि बिल्ली के अंदर ये क्वालिटी मौजूद थी कि वो अंधेरे में देख सकती थी, लेकिन अब जो ये कॉन्टैक्ट लेंस आए हैं जो कि मुकम्मल अंधेरे में भी देखने की ताकत रखते हैं। चीन के साइंसदानों ने जनाब ये जदीद नैनो फोटोविंग टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ऐसे एहसास किस्म के लेंस ईजाद किए जो कि पलकें बंद होने पर भी थर्मल रेडिएशन को महसूस करके तस्वीर बना सकते हैं, रेटिना तक पहुंच सकते हैं। और ये लेंस न सिर्फ रात की बिनाई देते हैं बल्कि मुस्तकबिल में
रेस्क्यू मिशन, फौजी ऑपरेशंस और कम रोशनी में बसारा से महरूम अफराद के लिए एक इनकलाबी भी हल बन सकता है। मतलब आप सो रहे हैं लेकिन आप देख भी रहे हैं, ये कैसी बात है यार, साइंस फिक्शन में भी देखी गई जिद्दत आ चुकी है। और वो जो आप पहले मूवीज में देखते थे अब उसने हकीकत का रूप धार लिया है। अंधेरों पर रोशनी की फतह हो चुकी है जनाब, और सिर्फ एक लेंस की दूरी पर है। ये टेक्नोलॉजी इंसानी विजन और इंफ्रारेड सेंसिंग के मिलाप का हैरत अंगेज इम्तिजाज है। अब आंखें बंद किए हुए हैं या फिर लाइट्स ऑफ हैं, आप अंधेरे में भी देख पाएंगे वो सब जो आप देखना चाहते हैं। तो जनाब इस लेंस ने अब आपकी मुश्किल आसान कर दी है। और अब हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम इश्यूज होंगे हमारे साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद अपना ख्याल रखिए। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी का टॉपिक जो है वो सबकी दिलचस्पी का टॉपिक है एलर्जी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है इसमें बहुत सारी एलर्जीज जो वो एक बार फिर से सर उठाने लगती हैं, जिस्म पर खारिश हो जाना या मुख्तलिफ दाने बन जाना। ये क्या एक बीमारी है या फिर ये सिर्फ एलर्जीज़ को समझा जाए? जीनियाती ख़राबी की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त का कमज़ोर पड़ जाना वैसे कहा जाता है कि एलर्जी कहलाई जाती है। और जब बच्चा जो है वो उस तरह से क़ुव्वत मुदाफ़त उसके अंदर कम होती है तो फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ का सामना नहीं कर पाता। मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम का अटैक उसके ऊपर जो है वो एलर्जी कहलाता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब मोहम्मद अनवारुल हक रूमी साहब, जो कि एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं, माहिर इमराज जल्द भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, एलर्जी कई इकसाम की है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, फिर फूलों से भी एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है, खारिश, छींके, मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जी हम देखते हैं, डस्ट एलर्जी है जिसके अंदर। बट ये एलर्जीज़ बरसात के मौसम में ही क्यों एक्टिव हो जाती हैं? क्या कोई ख़ास कनेक्शन है इनका आपस में, और एलर्जी को बीमारी कहा जाएगा या फिर ये सिर्फ एक एलर्जी है जो आती है वक्ती तौर पर और फिर चली जाती है? जी, ये सिर्फ एक एलर्जी है, इसे आप बीमारी नहीं कह सकते, बल्कि इनफैक्ट इसको आप ब्लेसिंग कह सकते हैं। ब्लेसिंग आप किस सेंस में कह सकते हैं? जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इसका है कि जो भी बीमारी है आपकी वो 3 किस्म के जो ना स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जिस्म रेशा प्रोड्यूस करता है, अगर हम उसको जिस्म से निकाल दें तो वो जिस्म क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी एस्पेक्ट से या किसी भी रीज़न से उस रेशे को दबा देते हैं तो वो एलर्जीज़ बन जाती है। और एलर्जीज़ को अगर हम जिस्म से निकाल दें तो जो कि बहुत आसान है तो वो ठीक हो सकता है। अगर एलर्जीज़ को भी दबा दिया जाए तो वो आगे जो चीज़ है ऑर्गन फेलियर या कैंसर की शक्ल में भी जा सकती है। एलर्जीज़ बेसिकली जो है एक जिस्म का रिएक्शन है। इस वक्त पता चलता है कि हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई ख़राबी या गड़बड़ी होने जा रही है, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं जी। तो आजकल की एक स्टडी के मुताबिक जो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है फैक्टर वो है आपका कार्बन। उनके अंदर कार्बन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स होती हैं जैसे मिनरल्स हैं वो ओवरलोड होना शुरू हो जाती हैं। और बरसात के मौसम में इंसान की जो इम्यूनिटी है उसको डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त मौसम चेंज हो रहा होता है। लंग्स को भी यानी डबल सांस लेना पड़ता है, आपकी बोन मैरो को भी अपने रिजर्वायर्स को डबल यूटिलाइज करना पड़ता है। तो उसके नतीजे में एक जिस्म का रिएक्शन निकलता है। उसमें जब आप उसको ठीक तरीके से मैनेज करें, एंटी एलर्जीज से भी उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप न्यूट्रिशनल डाइट को जिसमें कि आप माइक्रो न्यूट्रेंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उसके नतीजे में भी आप एलर्जी से बच सकते हैं। अगर उसमें एक नेचुरल मैं आपको रेसिपी बताऊं जिसे हम $1 रेसिपी भी कहते हैं कि आप धनिया, पुदीना, अनारदाना की चटनी बनाएं और उसके साथ उसमें आप जैसे ये मौसमी फल है, आम है, एक आम का उसमें पल्प डाल दें, एक दिन अगले दिन उसमें आड़ू डाल दें, उससे अगले दिन आप केला डाल दें, उससे अगले दिन आप सेब डाल दें। तो रूटीन में आप अपनी वो खाना शुरू कर दें अपने तमाम मील्स के साथ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसमें जो आपकी इम्यूनिटी है। अच्छा, आपने ये बड़ा अच्छा बताया डॉक्टर साहब कि अच्छी ग़िज़ा के ज़रिए और मौसमी फल के ज़रिए इसको दूर किया जा सकता है। किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है इस मौसम में, उस पर भी रोशनी डालिएगा। और आपने कहा कि एलर्जीज़ को अगर आप दूर कर दें, जो कि बड़ा आसान है, तो फिर ये मसले पैदा नहीं होंगे। तो वो किस तरह से दूर किया जाए? क्योंकि जिन लोगों को फ़र्ज़ किया डस्ट एलर्जी है, वो डस्ट पड़ते ही इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को ठंडा गर्म में एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से किस तरह से मुस्तकिल छुटकारा पाया जा सकता है? क्या वैक्सीनेशन है या कोई और तरीका है?
जी, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है, आप उससे कह सकते हैं कि वो सपोर्टिव आपके लिए एक काम कर सकती है, लेकिन इसका जो मुस्तकिल तरीका है वो आपको डाइट के साथ वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, मेडिकेशन तो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल की जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गई है ना, तो उसको करने के लिए आप जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो आप कोई भी एक्सट्रीम, जैसे एक्सट्रीम ठंडा या एक्सट्रीम गर्म, उन चीज़ों से परहेज़ करें और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। ठीक है। एक तो ये आपने काम करना है। दूसरा, इसके अलावा जो है आपने अपनी खुराक के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और वाइटामिन नेचुरल, उसमें जैसे आप सब्जियों का इस्तेमाल, सब्जियों के जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे कि एक चीज़ है, आप खाना, रोटी तो तमाम लोग खाते हैं, घर में अगर आप वो रोटी पकाते हैं तो उसमें आप एक कद्दू लें, एक टींडा, एक तोरी, एक मूली और एक गाजर, इनको आप जूसर में डाल के 1 गिलास पानी डाल के जूस बना लें और उसको आप स्टेन कर लें और उस पानी के साथ आप रोटी को गूंदें, आटे को गूंदें और उसके साथ ताज़ी रोटी पकाएं। आप ये चंद दिनों प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे कि उसमें बड़ी तेज़ी के साथ आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, इस मौसम में आप ऑयली चीज़ों से परहेज करें। जी, अब अगर हम एलर्जी को आपने कहा दबाने की कोशिश करते हैं तो एलर्जी जो है वो हमारे ऊपर वो ख़त्म नहीं होती बॉडी से, बल्कि वो ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक करती है, हैवी किस्म का। एलर्जी को दबाना क्या है? क्या हम जब एलर्जी होती है तो हम जो एंटी एलर्जिक खा लेते हैं उससे एलर्जी को वक्ती तौर पर दबा दिया जाता है, बाद में वो रिएक्शन करता है, और जिस तरह से सीजनल एलर्जीज होती हैं कुछ जो कि हर मौसम के साथ ही बच्चे को या बड़े को अपने अटैक में ले लेती हैं, तो उन एलर्जीज़ का क्या इलाज हो सकता है? क्या एंटी एलर्जी इसका हल है या फिर कोई मुस्तकिल हल, कोई मुस्तकिल मेडिकेशन? और अगर किसी चीज़ के काटने की वजह से एक बार एलर्जी हुई है और वो ठीक हो गई है तो क्या वो बार बार भी हो सकती है? जी, किसी चीज़ के काटने की वजह से अगर एक, वो तो ज़्यादातर नहीं, दोबारा नहीं होती। बाकी जहाँ पे आप बात करिए सीजनल एलर्जी की, तो वो सीज़न में तो आपके जिस्म से ना अपीयर होती है, बाहर एक्यूट होती है, सिम्टम्स लेके आती है, लेकिन वो सारा साल जिस्म के अंदर जमा हो रही होती है। उसका जो जिस्म में अल्लाह ने 3 किस्म के ऐसे तरीके रखे हैं जिससे आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। सबसे पहले परस्पायरेशन, पसीना, दूसरा है फीसिस, तीसरा है यूरिनेशन। इसका तरीका कार है, अगर आप उसको उस तरह अप्लाई करें तो ये बड़ी तेज़ी के साथ आपकी जिस्म से बाई प्रोडक्ट या एलर्जेंस जो हैं वो जिस्म से बाहर खारिज हो सकते हैं। तो एक तो इन चीज़ों का आपने बंदोबस्त करना है कि आप ऐसी सुबह के वक्त एक्सरसाइज करें या वॉक करें जिससे आपको पसीना आए, उससे भी आपकी एलर्जीज़ का लोड कम होता है। दूसरा ये है कि महीने में 1 दफ़ा आप मोशन भी ले सकते हैं। तीसरा ये है कि आप लेजोरेटिक्स ले सकते हैं या पेशाब आवरी की दवा, वो भी आप महीने में 1 आध दफ़ा ज़रूर लें ताकि उससे जो ना आपका जिस्म साफ़ हो। अभी जैसे बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में एक नेचुरल आपको रेमेडी ये बताऊं कि जब भी आप नहाते हैं तो उसके बाद आप पानी में थोड़ा सा लीमू डाल के वो अपने जिस्म के ऊपर लाजमी बहा करें। उसके अंदर आपकी एंटी एलर्जी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ कुदरत ने रखी हैं। इसके अलावा एक हर्ब्स है, उसे शाहतरा कहते हैं और बोटेनिक नेम इसका वल्रियाना है। आम बाज़ार में, आम पंसार से मिल जाती है। आप उसका कावा बना के उसको ठंडा करके और उसको दूसरे पानी में मिक्स करके बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे अगर रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें तो वो बहुत बड़ी नेचुरल एंटी एलर्जी का काम करता है, आपको एलर्जी होने से बचाता है। इसके अलावा जो आपकी खुराक में आपको प्रोबायोटिक जो चीज़ें हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो आपको इन सीज़न में यानी एलर्जीज़ के सीज़न में वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे कि कौन-कौन सी प्रोबायोटिक में कौन-कौन सी खुराक आ जाती है? अब वो प्रोबायोटिक जो चीज़ जी, उसमें हम देखते हैं न्यूट्रेंट को, तो इसमें मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं। मैक्रो न्यूट्रेंट में फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स उससे आते हैं और माइक्रो न्यूट्रेंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। अब ये सारे, अब जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं वो प्रोबायोटिक बनाते हैं, प्रोबायोटिक का काम करते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जैसे विटामिन्स और मिनरल्स ये प्रीबायोटिक का काम करते हैं। इन दोनों को बैलेंस अगर आप कर लें सारा साल तो आप तमाम किस्म की शदीद एलर्जी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ उस वक्त महफूज कर सकते हैं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म भी वो आपको बचाती है।
उसमें ये है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। इस सीज़न में आप थोड़ा सा यखनियों का इस्तेमाल करें। एक नेचुरल प्रोबायोटिक उसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें जो यखनी है वो आप कोशिश करें देसी मुर्गी की, इस सीज़न में कम से कम देसी मुर्गी की कर लें या छोटे गोश्त की कर लें। इन दो चीज़ों की आप करें। और उसके अंदर जो है ना आप मिंट लाजमी डालें, उसकी यखनी के अंदर पुदीना लाजमी, पुदीना का इस्तेमाल करें। तो बहुत ही वो ज़बरदस्त जो है आपने नेचुरल रेमेडीज़ बताई हैं प्रोबायोटिक डॉक्टर का साहब। अच्छा, मुख्तसरन अगर आप बता सकें, जिन लोगों को छींकों का मसला हो, हम देखते हैं कि ठंडा मौसम हो या इस तरह बरसात के मौसम में जिनको छींकें आती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अगर किसी को शिद्दत के साथ ये एक्टिवेट हो चुका है छींक आना, कोई फौरी तौर पे उसका हल हो सकता है? क्या ऐसा किया जिससे वो छींकें आना बंद हो जाए? जी, अगर तो आपके पास कोई भी रेमेडी या चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसमें आप पुदीने की स्टीम लें, पुदीने वाले पानी की स्टीम लें, भाप लें, उससे जो है वो आपकी छींकें सबसाइड होना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात बल्कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये मुस्तकिल मसला रहता है, तो इसमें हमारी ट्रीटमेंट है, उसके साथ 100% क्योर हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी डॉक्टर साहब, क्योंकि एलर्जीज़ का मोस्टली पता नहीं चलता बच्चों को, स्पेशली जब कोई एलर्जी होती है तो उसको इसको डिफाइन कर पाना कि किस किस्म की एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, फूड एलर्जी है, मसाला जात से एलर्जी है या फिर डस्ट एलर्जी है, पेट एलर्जी है, पता ही नहीं चलता कि किस किस्म की एलर्जी है। तो फिर उसके लिए मेडिकेशन ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए? क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजर रही हूँ, मेरे एक बच्चे को एलर्जी है और उसके बाद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर सारी मेडिसिन जो है वो फेल हो जाती हैं और वो एक टाइम लेकर ही एलर्जी जो है वो उसकी बॉडी से निकलती है या फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। तो इसका क्या हल हो सकता है जब आपको पता ही ना हो? डॉक्टर सब ये कहते हैं कि एलर्जी को पहचानना या जान पाना बहुत मुश्किल अमर है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत आसान है। एलर्जीज़ की बेसिकली 3 बड़ी इकसाम है। एक तो फूड एलर्जी है, दूसरा स्किन एलर्जी है और तीसरा गले की एलर्जी है। तो उसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसको मसला क्या है, नंबर 1। दूसरी जो बात है, जैसे अभी आपने जिक्र किया है, उसमें आपका वो मैनेजमेंट हो रही थी, उसका इलाज नहीं हो रहा। एलर्जीज़ का इलाज ये है कि वो जब जिस्म से बाहर निकलेगा एक मीडियम और उसकी इम्यूनिटी जब आपकी पूरी होगी और उसमें वो उसको पहचान सकेगी तो वो आप कंप्लीटली ठीक हो सकती है। उसका जो है एक पूरा। अच्छा, गले की एलर्जी का बताते जाइएगा डॉक्टर साहब, गले की एलर्जी का स्पेसिफिकली। जी, असल में गले की एलर्जी में जो है वो ज़्यादातर जो हमारी सामने जो पेशेंट्स या जो रिसर्च सामने आई ना, इसे कहते हैं पल्मोनरी एसिडोसिस। इसमें जो ना ये गला की जो है लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो है ना मैदा भी इन्वॉल्व होता है आपका। ये 2 किस्म की जो है ना आपके एलर्जेंस एग्रीवेट हुए होते हैं। तो आम हालात में हम सिर्फ एक चीज़ को देख रहे होते हैं, इसलिए वो चीज़ एक तो ठीक नहीं होती और दूसरा वो जो है ना सप्रेस होती है। तो इसकी बाकायदा पूरी ट्रीटमेंट है हमारे पास और बड़े कम अरसे में ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इनवारुल हक रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एलर्जी स्पेशलिस्ट, माहिर इमरान। और एलर्जीज का अगर पता चल जाए तो फिर एलर्जी का इलाज मुमकिन है और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। जो रेमेडीज़ हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, मौसमी फल सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, नहाते हुए उसमें थोड़ा सा लीमू डाल लीजिए पानी के अंदर। ये सारे वो टोटके हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए बचा जा सकता है, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए स्पेशलिस्ट का रब्ता कीजिए और उसकी हिदायत पर अमल कीजिए और अपनी डाइट भी अच्छी कीजिए ताकि आप इन एलर्जी से महफूज रह सकें। आदमी वेलकम बैक। एक सवाल हम सभी को सुनने को मिलता है, ख़ासतौर पे जो टीन एजर्स होते हैं कि शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, और शुरू से सुनते भी आए हैं। और जो भी लड़का बिगड़ा हो दोस्तों यारों में या पढ़ाई पे उसका दिल ना लगता हो, किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हो या मसरूफ़ हो जिस पे वालिदैन को एतराज़ हो, तो उसका सभी को ये मशवरा होता है कि इसकी शादी करवा दें, मसला हल हो जाए। अच्छा, वालिदैन को भी यही मशवरा दिया जाता है और वालिदैन बच्चों को भी यही मशवरा देते हैं और फिर उसकी शादी कर दी जाती है। क्या ये सही तरीका होगा कि सही वक्त कौन सा है? बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने के लिए आप किसी और की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दें? क्या ये सही रास्ता है और क्या सही एज क्या है? ये आज बहुत सारे सवालात हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, माहिर तालीम भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये सवालात हम आप ही से जानेंगे, आप ही हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि सही एज कौन सी है, किस एज में आखिर लड़के की शादी होनी चाहिए, और जो लड़के बिगड़े हुए हैं इनके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले सही उम्र बताइएगा, वक्त क्या है सही मुनासिब? जी, कुछ आपकी आवाज़ कट के आ रही है।
दोबारा कहिएगा। जी जी डॉक्टर साहब, यही जानना चाह रहे थे कि लड़कों की शादी की सही उम्र क्या है, क्या वक्त है, किस तरह से तयन किया जाएगा कि अब लड़का शादी के काबिल हो गया है और इसकी शादी हो जानी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने फितरत में कुछ चीजें रखी हैं। जब एक लड़का बा, बालिग हो जाता है 15-16 साल की उम्र में, तो वो बायोलॉजिकली इस काबिल होता है कि उसकी शादी हो जाए। लेकिन साथ ये भी तवक्को होती है कि वो ऐसे तरबियत के निज़ाम से गुजर के आएगा कि 16 साल की उम्र में सिर्फ वो फिजिकली बालिग नहीं होगा, बल्कि जी डॉक्टर साहब से हम राब्ता इस करने किस्म की का कोशिश कोई करते तरबियत हैं। का जी जी आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है, बोलिएगा डॉक्टर साहब। जी, तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना कोई ऐसा घरों में निज़ाम नहीं है, फैमिली में मुआशरा ऐसा सिखाता नहीं है कि 15-16 साल का लड़का जो है, वो बाकी तमाम चीज़ों में भी बालिग हो जाए, वो ज़हनी तौर पे भी बालिग हो जाए। तो लिहाज़ा आप शादी की बायोलॉजिकल उम्र, तो जब वो बंदा बायोलॉजिकली इस काबिल है तो उसकी वो शादी फितरत उसको ये इशारा दे रही है कि उसकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ उसकी जो बाकी जहतें भी हैं सारी, वो भी मैच्योर हो जानी चाहिए। दुरुस्त। लिहाज़ा कोई एक एज बताना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि अगर एक शख्स ज़हनी तौर पर मैच्योर नहीं है, इमोशनली मैच्योर नहीं है, फाइनेंशियली मैच्योर नहीं है, तो वो एक पूरे के पूरे खानदान का सरबराह बनने की ज़िम्मेदारी कैसे ले सकता है? हमारे दुरुस्त। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, कि कोई बात नहीं, अब्बा दादा कमाई जा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, नहीं बच्चा अब्बा कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे की शादी कर दो, एक और घर में फर्द आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे दीन के अंदर जिस वक़्त शादी होती है तो एक नया यूनिट डेवलप हो जाता है। और दुरुस्त। वो यूनिट जो है दूसरे यूनिट से अलग से यूनिट है। हमारे यहाँ कोई ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक अलग से जो जैसे एक दरख्त में से आप एक निकाल के एक नया नया दरख्त लगा देते हैं और वो दरख्त उस दरख्त से इंडिपेंडेंट एक नया दरख्त लगता है। शादी के बाद एक नया खानदान जन्म लेता है। और अगर कोई लड़का एक उस खानदान की सरबराही करने के लिए तैयार नहीं है, तो बेसिकली वो शादी के लिए तैयार नहीं है। सही। जहाँ तक ताल्लुक है कि बिगड़ा हुआ है तो शादी कर दें, तो यानी माँ उसको ठीक कर नहीं सकी, अब्बू उसको ठीक कर नहीं सके, घर के अफराद ठीक कर नहीं सके। अब 18 साल की एक लड़की आके वो उसको ठीक नहीं कर डॉक्टर लेगी। साहब, एक चीज़ तो तो है इससे कि वो ज्यादा लाड अहमकाना प्यार बात में कोई जो और नहीं है। बच्चा बिगड़ा हुआ होता है, तो अगर फ़र्ज़ किया उसके ऊपर एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके आने के बाद उसको ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद ये वजह हो, क्योंकि हमारा दीन भी तो इस चीज़ की तरगीब देता है कि जल्दी करनी चाहिए निकाह में, शादी में, ताकि जी, जल्दी तब करनी चाहिए। जल्दी मैंने शुरू में अर्ज किया है कि दीन की तरफ से तो इशारा उस वक्त ही शादी का आ जाता है जब बंदा बायोलॉजिकली इस काबिल होता है कि वो जी। शादी कर ले। लेकिन मसला ये कि जो बाकी फैकल्टीज भी तो डेवलप होनी जरूरी है ना। सिर्फ आदमी यानी हमारे मुआशरे के जो ये जो जब से हमारा ये स्कूल सिस्टम डेवलप हुआ है 100-200 साल से, तो हमारी तालीम का मतलब सिर्फ रोजगार कमाने की हद तक हुआ है। इससे पहले 1300-1400 साल तक हमारे यहाँ तालीम का सिस्टम इंसान की ओवरऑल मैच्योरिटी को एड्रेस किया करता था। हम दुरुस्त। असल में मगरिब से इस कदर ज्यादा मरूब हुए हैं कि हमें ये बात भूल गई है कि हमारा एक अपना तहजीब तमद्दुन का एक अपना सिस्टम ऑफ ग्रूमिंग भी दुरुस्त। था। तो वो सिस्टम ऑफ ग्रूमिंग अब अवेलेबल नहीं है। 15 साल के बच्चे को तो नाक पोंछना नहीं आ रहा होता। लेकिन उसके तो डॉक्टर साहब ये जूते भी मानेंगे कि ये चप्पल हमारे पाए। यहाँ है, ये सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर है कि हमारे 10-15 साल के बच्चे को नाक पोंछना जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं आता होता। अगर हम वेस्ट की बात करें, हम कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट का करते हैं, लेकिन अगर हम वेस्ट को देखें तो उनका छोटे से छोटा जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, माँ बाप को बिल्कुल उसको आज़ाद छोड़ देते हैं, वो खुद कमाने भी लग जाता है, अपना बोझ खुद उठाने लग जाता है, सोसाइटी में उसे मूव करना आ जाता है। तो अगर उनके साथ हम अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो हम तो अपने बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं। हमारे माँ बाप हमें हिलकर पानी नहीं पीने देते हैं, और जब तक हम शादी की एज तक पहुंचते हैं तो हमें खुद से कुछ करना नहीं आता, हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं हो पाते हैं। तो जो नानियां और दादियां यहाँ पर कहती हैं कि मैं मरने वाली हूँ, मेरा वक्त करीब है, बस बच्चे की शादी कर दो, मैं जाते जाते इसकी शादी देखना चाहती हूँ, तो क्या वो सही है कि नानी दादी को दिखाने के लिए शादी कर देना उस बच्चे की, चाहे उम्र है या नहीं, वो सने बलोगत को पहुंच चुका है लेकिन मेच्योरिटी लेवल अभी आया या नहीं आया? ये तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है ना। रीजन जो है एक लॉजिकल होनी चाहिए। इस तरह की इमोशनल रीजन से तो आप शादी नहीं करते। मैं तो इस बात को ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा डायलेमा है, जहां हमारा दीन हमें यानी गलत कामों से बचने के लिए और बाकी चीजों के लिए इस बात की तरगीब देता है कि बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाए। वहां हमारा दीन ये भी हमसे तवक्को रखता है
कि हम शादी करने के बाद शादी की तमाम जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल भी हो सकें, और किसी एक और शख्स की साथ को अपनी जिंदगी में हमा वक्त रखना और उसके बाद एक पूरे खानदान की बुनियाद रखना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए बहुत ज़हनी तौर पर मैच्योर होना ज़रूरी है। हमें हमें यानी इमोशनल हैंडलिंग आनी ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस आनी ज़रूरी है, टॉलरेंस का आना ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, रिलेशंस को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो और इसकी तरबियत का कोई निज़ाम नहीं होता। आप हमने अब सब अपने अपने घरों में देख लें, हमारे यहाँ बच्चों को सवाए किताबें पढ़ाने के और नंबर लेने के 17-18 साल की उम्र तक तो बच्चे को किसी किस्म की सोशल तरबियत दी ही नहीं जा सकती, दी ही नहीं जाती। और जिन घरों के अंदर बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा मौजूद है कि घरों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, लोग उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो वहां तो बच्चे खुद ब खुद सीख लेते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई तरबियत का निज़ाम नहीं है। अच्छा लिहाजा डॉक्टर मेरे साहब, ख्याल में इनमें bottom ये line सारी ये है। चीज़ें जो आप बता रहे हैं, ये यकीनी तौर पे किसी भी शख्स को शादी से पहले ये चीज़ें अपने अंदर लानी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स में से कौन ये बीड़ा उठाएगा? क्योंकि हम अक्सर औकात देखते हैं बाप जिम्मेदारी डाल रहा होता है माँ के ऊपर कि तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया, माँ यही जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम डाल रही होती है बाप के ऊपर। तो सही वक्त क्या है बच्चे को इन सारी चीज़ों से गुजारने का या सिखाने का, और किस तरह से माँ बाप दोनों ये जिम्मेदारी पूरी करें फिर, ताकि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी ना देना पड़े? साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है कि जिसका तर्जुमा ये है कि एक बच्चे की तरबियत के लिए पूरा गांव चाहिए होता है। तो असल में तो पूरा खानदान तरबियत कर रहा, और तरबियत ऐसे नहीं कि बच्चे को क्लासरूम में बिठा के क्लास बता रहे होते हैं कि बीवी के साथ क्या सलूक करना है, तुम्हारी जो सास होगी उसके साथ क्या सलूक करना है, तुमने पैसे। ये निजाम जो है बाय डिफॉल्ट घर के अंदर जिस किस्म का माहौल मौजूद होता है उससे आदमी सीखता है। बच्चा सच बोलना कैसे सीख, बच्चा अपने किरदार को मजबूत करना कैसे सीखता है, वो ये तमाम चीजें एज अ रोल मॉडल घर में इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, तो उनसे बच्चा सीखता है। लिहाजा ये तमाम चीजें हमारे पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे घरों सही। का निजाम बहुत हमें अपने घरों का निज़ाम भी दुरुस्त करना होगा, और अपने घरों की अपने घरों से यकीनी तौर पर माएँ कर सकती हैं, वालिदैन कर सकते हैं। तो फिर अपने बच्चे को पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए, मेंटली भी उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि वो शादी के काबिल हो जाए, फिर किसी दूसरी बच्ची की जिम्मेदारी उठाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद थे, और उनकी रहनुमाई में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, और यकीनी तौर पर इसे हम अफादा हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।